everyone, it's Anirban sir here और आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने ऐसे 4 बेसिक लॉज दिया था जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को गवर्न करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सारे फिनोमेनन जो है हम इसी 4 बेसिक लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन चारों लॉस के बारे में तुमको ऑलरेडी पता है। एक बार हम इन लॉस को फिर से रिविजिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है, देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस, मतलब एक क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये लॉ हमको मिला था। सो इफ देयर आर चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो इन चार्जेस के थ्रू जो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। क्या बोला मैंने? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच विल बी क्रिएटेड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, उसका वैल्यू कितना होगा? दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो अगर इस सरफेस को मैं S मानता हूँ, ध्यान देना, इस सरफेस को अगर मैं S मानता हूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर over the surface S, all over the surface हम इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज ए सरफेस इंटीग्रेशन और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। हमने यहाँ पर Q एनक्लोज्ड लिख के रखा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट बेसिक लॉ ऑफ चारों में से जो मैक्सवेल इक्वेशन दिया था, 4 में से सबसे पहला लॉ यही है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। जो सेकंड लॉ है दैट इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बहुत सिंपल सा है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो फंडा ये है कि इस बार हमको किसको कैलकुलेट करना है? इस बार हमको ये निकालना है कि अगर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, मतलब एक क्लोज सरफेस है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो सकता है। इसका जवाब देने के लिए पहले एक बार हम ये याद करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसा होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। A current carrying wire is a source of magnetic field. The current carrying wire कैसे magnetic field lines बनाता है? ध्यान से देखो, it produces magnetic field lines in the form of closed loops, right? It produces magnetic field lines in the form of closed loops. Now, और ये जो क्लोज लूप से दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अभी अगर मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्ररी शेप का गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, इसके थ्रू इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टोटल फ्लक्स क्या होगा? ना ध्यान देना जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, मतलब जहां से वो फील्ड लाइन चालू करेगा वहां पर घूम के फिर से वो रिटर्न आके खत्म भी होगा। तो ऐसा अगर है, ध्यान से देखना, अगर ये सरफेस है तो ये जो फील्ड लाइंस है देयर एंटरिंग द गॉसियन सरफेस, और यहाँ से जो ये जो फील्ड लाइंस है देयर एग्जिटिंग द गॉसियन सरफेस। मतलब एक तरफ से जितना फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस को एंटर करता है, दूसरे तरफ से उतने ही सारे फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से बाहर भी चले जाते। That means जितना इनपुट था उतना ही फील्ड लाइंस का आउटपुट है। So what is the answer? The answer is very obvious. ऐसे सिनेरियो में the total flux through the Gaussian surface in this case will be equal to 0. बात समझ में आया? और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है और हमने इसके अंदर एक बार मैग्नेट को इमेजिन किया, ड्रॉ किया। ध्यान से देखो, and we all know कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ ही आएगा। तो देखो ऐसा होने के कारण हो क्या रहा है? नॉर्थ पोल से जितना सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, जैसे से ये सारे फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस को काट के निकल रहा है। But what will happen now? All these field lines will again turn back and enter the Gaussian surface and end up on the south pole. नॉर्थ पोल से जितना फील्ड लाइंस निकलता है, गॉसियन सरफेस को काट के निकलता है, फिर वो सारे फील्ड लाइंस रिटर्न आके उसी गॉसियन सरफेस को फिर से काट के अंदर घुसते हैं और साउथ पोल में एंड होते हैं। बात समझ में आया? तो फिर से वही लॉजिक अप्लाई होता है कि जितने फील्ड लाइंस ने एग्जिट किया था उतना फील्ड लाइंस फिर से एंटर भी कर लेता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सिनेरियो में भी टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा? टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा। तो हमेशा इस आइडिया को याद रखना। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन वगैरह से B वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? ओवर द सरफेसेस। और ये ऑब्वियस है यार, ये होना ही था, राइट? बिकॉज ये जो है ये बेसिकली एक मैग्नेटिक डाइपोल है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर स्टेइंग टुगेदर। इज दैट क्लियर? एंड वी नो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स नेवर पॉसिबल टू आइसोलेट ए पोल। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि तुमने सिर्फ नॉर्थ पोल को अलग कर दिया, साउथ पोल नहीं है, या तुमने साउथ पोल को अलग कर दिया और नॉर्थ पोल है ही नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एस बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि एक
सर से जितना फ्री लाइंस निकलेगा दूसरे सर पे उतना ही फ्री लाइंस एंटर हो जाएगा। सो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 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 क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इज दैट क्लियर? द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द सेकंड बेसिक लॉ ऑफ मैक्सवेल। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Okay, let's see this case. Faraday's law of electromagnetic induction. This is the third law. We all know Faraday's law of electromagnetic induction क्या कहता है, याद है ना? रिसेंटली हमने पढ़ा था कि लेट अस से कि हमने यहाँ पर एक पिंक कलर का क्लोज्ड सर्कुलर लूप दिख रहा है, इसके थ्रू ये जो ब्लू कलर का फील्ड लाइंस दिख रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड इफ यू सी ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फाइन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले ये समझो कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। रीजन ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल इस पिंक कलर के सर्कुलर लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। और फराडे ने ये कहा था कि अगर किसी लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दैट ईएमएफ ई इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। सो दिस इज फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये क्या इंप्लाई करता है, याद है लेंस लॉ? लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ ये कहता है कि ये जो ईएमएफ है जिसको हम कभी कभी इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ भी कहते हैं, चलो मैं लिख के देता हूँ, बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, इसके एटीट्यूड के बारे में ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। इसका एटीट्यूड क्या होता है, ये जो ईएमएफ है ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा कॉस को अपोज करेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होने का कॉस क्या है, दैट इज एन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जो एग्जांपल दिया है, तो ये जो ईएमएफ है वो ऐसा होगा कि वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करवाना चाहे। इज दैट क्लियर? ये है। अच्छा, अभी हमने ये भी सीखा था कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अगर टाइम के साथ वैरी करता है, मतलब इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड is a function of time, तो हमने ये भी सीखा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? और हमको ये भी पता है कि ये जो ईएमएफ है दैट इज नथिंग बट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? ईएमएफ इज नथिंग बट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन? इस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। और अगर तुमको याद है मैंने बहुत अच्छे से ये बात समझाया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप्स। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्लोज लूप में अगर मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालूँ तो दैट इज ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, राइट? ईएमएफ की जगह हमने ये लिख दिया, एंड दैट इज माइनस डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सो दिस इज फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बात का हमेशा याद रखना कि ये जो इंटीग्रल है दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, राइट? बिकॉज यहाँ पर जो हमने, एक मिनट, मैंने यहाँ पर लाइन इंटीग्रल इसलिए कहा बिकॉज हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया है वी हैव इंटीग्रेटेड इट अलोंग द पेरिफेरी, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं एक पिंक कलर का लूप मानता हूँ तो ये जो है दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है ना? ई डॉट डी एल दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस क्लोज लूप में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दिस विल बी ए लाइन इंटीग्रेशन। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज ए सरफेस इंटीग्रल, ठीक है? ध्यान देना लेकिन इन सब चीज़ों में। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। अभी हम अपना लास्ट लॉ देखते हैं। लास्ट लॉ जिसके बारे में हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। मैक्सवेल ने क्या किया था, एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया था। कैसे मॉडिफाई किया था, ध्यान से देखना। ये पिक्चर याद है ना कि हमने दो कैपेसिटर प्लेट्स लिया था और ये जो करंट आ रहा है इस करंट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस करंट एज कंडक्शन करंट, बिकॉज इस करंट को बनाने वाला कौन है, दे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज कंडक्शन करंट। और मैंने तुमको ये बताया था कि एम्पियर्स लॉ में हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले मैं ये फॉर्मूला लिख के रखता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B vector dot dl vector, that is line integral of magnetic field over the Amperian loop is equal to mu naught times the total current I intercepted by the loop। ये टर्म इंटरसेप्ट वाला वर्ड मैंने इस चैप्टर में यूज किया था। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं ये प्लानर सरफेस, ये जो सरफेस है, ये तो गोल वाला जो सर्कल दिख रहा है, दिस इज द पाथ फॉर एम्पियर्स लॉ लिखा हुआ है, ये गोल वाला सरफेस। और अगर हमने प्लेन सरफेस माना तो देखो ये प्लेन सरफेस जो है ये कौन से करंट को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये कंडक्शन करंट को इंटरसेप्ट कर रहा है। इस बात को ध्यान दो, ठीक है ना? अभी अगर मैं ऐसा प्लानर सरफेस ना लूँ, फिर सॉरी एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर मैं ऐसा प्लानर सरफेस ना लूँ, एक
एक पॉड शेप सरफेस लो, देखो ये बल्जिंग वाला सरफेस दिख रहा है, दैट मीन्स ये अंदर वाला रीजन हॉलो है और ये जो सरफेस अभी बल्ज हो चुका है, तो ये सरफेस ऐसे करके मूव करता है कि वो करंट को काटता ही नहीं है, ना प्लेट को काटता है ना तुम्हारे कंडक्शन करंट को काटता है। ये दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है उस रीजन के थ्रू ये सरफेस पास करता है। तो ऐसे केस में क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसे केस में इस बल्जिंग सरफेस को इस जगह पर कोई करंट इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? कर रहा है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड एज बिकॉज ध्यान से देखो इस प्लेट में चार्जेस डिपॉजिट हो रहे हैं, जितना डिपॉजिट होते जाएगा, जितना इस प्लेट में चार्ज आते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली a function of time. As time changes, the value of electric field, the magnitude of electric field is going to change with time. और हमने ये सीखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? क्योंकि इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट एसोसिएट कर सकते हैं। वी कैन एसोसिएट ए डिस्प्लेसमेंट करंट। याद है इसी चैप्टर में सबसे पहला वीडियो इसी पे ही था, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक डिस्प्लेसमेंट करंट इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि ये जो बल्जिंग सरफेस है ये कौन से करंट को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को इंटरसेप्ट कर रहा है। और हम अपने एम्पेयर्स लॉ में जब करंट पुट करेंगे, जब कहेंगे ना म्यू नॉट टाइम्स द करंट, करंट कौन सा पुट करेंगे हम? करंट इन दिस पर्टिकुलर केस डिस्प्लेसमेंट करंट पुट करेंगे। बात समझ में आया? फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लेन सरफेस को कंसीडर करूंगा तो कंडक्शन करंट को इंटरसेप्ट करेगा, तब मैं आई की जगह आई सी लिख दूंगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इस जगह पर क्या होगा? जीरो, तो आई डी की जगह जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस बल्जिंग सरफेस को मान के अपना एम्पियर्स लॉ अप्लाई करूँ तो ये जो बल्जिंग सरफेस है वो डिस्प्लेसमेंट करंट को ही सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा है, इस जगह पर कोई कंडक्शन करंट नहीं है। तो हमको सिर्फ आई डी लिखना है, आई सी की जगह हमको क्या लिखना है? जीरो लिखना है। और मैंने ये चीज़ भी तुमको बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसे भी केसेस हमको मिलेगा जहां पर दोनों डिस्प्लेसमेंट करंट एज वेल एज कंडक्शन करंट दोनों प्रेजेंट है। तो अगर मैं एम्पियर्स लॉ को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि जब मैं करंट को कंसीडर करूंगा, करंट इंटरसेप्टेड को कंसीडर करूंगा, तब हमको कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन दिस केस अगर मैं आई को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, दैट इज म्यू नॉट, आई की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज आई सफिक्स सी, दैट इज कंडक्शन करंट, एंड आई सफिक्स डी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है? अगर हमने प्लानर सरफेस लिया तो आई डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर हमने ये बल्जिंग वाला सरफेस लिया जहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट इंटरसेप्ट हो रहा है, इन दैट केस हम आई सी को जीरो पुट कर देंगे। अगर हमने ऐसा सिनेरियो लिया जहाँ पर दोनों कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है, तब हमको आई सी एंड आई डी दोनों का वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई सी और आई डी का एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज डी फाई ई बाई डी टी, एंड दिस इज what? This is line integral of magnetic field over the impedance loop. That is, this is the plane for, this is the path for the line integration. बात समझ में आया? So this is considered to be one of the most important contribution of Maxwell. मैक्सवेल ने इसी एम्पियर्स लॉ को क्या किया था? मॉडिफाई किया था। और फिर से कह रहा हूँ, ये जो चार बेसिक लॉस हमने डिस्कस किया है, यही चार बेसिक लॉस आर द फंडामेंटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है? So this is everything that I had to say in this video. I hope you've enjoyed this video. It's nothing difficult, बहुत ही easy है। यहाँ पर हमने जितने सारे लॉस को डिस्कस किया है वो ऑलरेडी हमको पता था। I hope you've enjoyed this. Signing off for today. Take care. Bye.